हेलो गाइज, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर प्रजनन तंत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो यूजफुल होने वाली है। गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना। अब चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। गाइज, आपका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में नर जनन भाग स्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए पेल्विक रीजन में, ऑप्शन नंबर बी एब्डोमिनल कैविटी में, ऑप्शन नंबर सी थोरेसिक कैविटी में, ऑप्शन नंबर डी क्रेनियम कैविटी में। गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पेल्विक रीजन में। मैं आपको बता दूं गाइज, जो नर जनन भाग और दोस्तों मादा जनन भाग, मादा जनन भाग, गाइज नर जनन भाग और मादा जनन भाग पेल्विक रीजन में उपस्थित होते हैं। गाइज, ये पेल्विक रीजन कहाँ होता है? तो जहां पर जो एब्डोमिनल कैविटी खत्म होती है वहां से पेल्विक रीजन स्टार्ट होता है। बात क्लियर है? गाइज, ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए एब्डोमिनल कैविटी, तो गाइज आपको पता होगा जो हमारा पेट होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही स्थित होता है। दोस्तों, थोरेसिक कैविटी की बात की जाए तो हमारा जो हृदय होता है और जो हमारे फेफड़े होते हैं ये सब दोस्तों थोरेसिक कैविटी में स्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है क्रेनियम कैविटी। दोस्तों, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, क्रेनियम कैविटी है। क्रेनियम कैविटी में दोस्तों हमारा मस्तिष्क स्थित होता है, हमारा मस्तिष्क उपस्थित होता है। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। गाइज, मादा जनन भाग और जो नर जनन भाग है ये पेल्विक रीजन में उपस्थित होते हैं। पेल्विक रीजन कहाँ उपस्थित होता है? जहां से हमारी एब्डोमिनल कैविटी खत्म होती है वहां से पेल्विक रीजन स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, इसी पेल्विक रीजन में मादा जनन भाग और नर जनन भाग स्थित होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी की बात की जाए दोस्तों, तो एब्डोमिनल कैविटी में हमारा पेट स्थित होता है, थोरेसिक कैविटी में हमारे हृदय और हमारे फेफड़े स्थित होते हैं, क्रेनियम कैविटी में हमारा मस्तिष्क उपस्थित होता है। बात क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, वर्षण का आकार होता है। ऑप्शन नंबर ए अंडाकार, ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन के समान, ऑप्शन नंबर सी राजमा के समान, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका राइट आंसर होगा अंडाकार। गाइज, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है सोयाबीन के समान और राजमा के समान। जो हमारी किडनी होती है इस किडनी का आकार होता है, इस किडनी का आकार होता है गाइज सोयाबीन और राजमा के समान। दोस्तों, वर्षण की बात की जाए तो वर्षण की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 2। दोस्तों, ये जोड़े में उपस्थित होती है। कहने का मतलब एक जोड़ी, हमारे शरीर में एक जोड़ी वर्षण उपस्थित होते हैं। और आपको पता होगा वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दोस्तों, वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस वर्षण में किसका निर्माण होता है गाइज? तो शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये पता है ये वर्षण कहाँ स्थित होते हैं? हमारे शरीर से बाहर उपस्थित होते हैं। इस वर्षण की जो लंबाई की बात की जाए गाइज, तो वर्षण की लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है गाइज? 4 से 5 सेंटीमीटर। जबकि चौड़ाई की बात की जाए, गाइज, तो चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। वर्षण का आकार होता है अंडाकार और दोस्तों इनकी संख्या 2 होती है। यह हमेशा जोड़े में उपस्थित होती है, एक जोड़ी वर्षण की संख्या होती है। वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है गाइज। और दोस्तों, इस जो वर्षण की जो लंबाई है, वर्षण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, जबकि चौड़ाई की बात की जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, वर्षण पालिका की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए 500, ऑप्शन नंबर बी 600, ऑप्शन नंबर सी 400, ऑप्शन नंबर डी 300। गाइज, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 500। मैं आपको बता दूं, जो वर्षण पालिका होती है गाइज, ये वर्षण में स्थित होती है। जब आप वर्षण को काटोगे दोस्तों तो आपको छोटी छोटी नलियां दिखाई देगी। उन नलियों को वर्षण पालिका कहा जाता है। उन नलियों को क्या कहा जाता है गाइज? वर्षण पालिका कहा जाता है। मैंने बताया था कि जो वर्षण होता है दोस्तों वो जोड़े में होता है, वर्षण जोड़ी में होता है। और दोस्तों वर्षण की संख्या होती है 2, यानी एक जोड़ी में 2 वर्षण होते हैं। तो दोस्तों, एक वर्षण की बात की जाए तो एक वर्षण में गाइज, एक वर्षण में
250 वर्षणपालिका स्थित होती है। अगर दोनों वर्षण की बात की जाए तो दोनों वर्षण में जो वर्षणपालिका की संख्या है गाइज वो होती है 500। कितनी होती है? 500 होती है। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवा देता हूँ। वर्षणपालिका वर्षण में उपस्थित होती है। वर्षण दोस्तों, वर्षण की संख्या 2 होती है और ये वर्षण हमारे शरीर से बाहर स्थित होते हैं। एक वर्षण में 250 वर्षणपालिका होती है। दोनों वर्षणों में दोस्तों 500 वर्षणपालिका होती है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वर्षणपालिका की संख्या होती है, तो आपको राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 500। बात क्लियर है? अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, शुक्राणुओं को बनने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 35 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? मानव शरीर का तापमान होता है गाइज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोस्तों शुक्राणुओं को बनने के लिए मानव शरीर से लगभग 2 से लेकर के 2.5 कम तापमान की आवश्यकता होती है गाइस शुक्राणुओं को बनने के लिए। तो दोस्तों शुक्राणुओं का निर्माण होता है वर्षण में, और आपको पता होगा जो वर्षण होता है ये हमारे शरीर से बाहर होता है। और दोस्तों इसका तापमान कितना होता है? तो इसका तापमान लगभग में 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि हमारे मानव शरीर के तापमान से 2 डिग्री से लेकर के 2.5 डिग्री कम होता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुक्राणु का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? ऑप्शन नंबर ए स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन नंबर बी सर्टोली कोशिका, ऑप्शन नंबर सी लेडिंग कोशिका, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्पर्मेटोगोनिया। दोस्तों मैं बात करता हूं कि जो शुक्राणु होता है, जो हमारा शुक्राणु है, इस शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? गाइज मैं आपसे बहुत देर का कह रहा था कि शुक्राणु का निर्माण वर्षण में होता है। दोस्तों जब आप वर्षण को काटोगे तो दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी नलियां आपको दिखाई देगी। इन नलिया को कहा जाता है दोस्तों शुक्र जनन नलिका। इन नली को कहा जाता है शुक्र जनन नलिका। इन नलिकाओं को कहा जाता है गाइज शुक्र जनन नलिका। दोस्तों इस शुक्र जनन नलिका में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। नंबर 1 पर है स्पर्मेटोगोनिया, नंबर बी पर है सर्टोली कोशिका और नंबर 3 पर है लेडिंग कोशिका। दोस्तों ये तीनों कोशिका ही शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती है। तो अगली बात आती है कि शुक्राणु का निर्माण किस कोशिका में होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होता है स्पर्मेटोगोनिया कोशिका में होता है। जबकि दोस्तों सर्टोली कोशिका की बात करूं तो सर्टोली जो कोशिका होती है ये क्या करती है? दोस्तों ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है सर्टोली कोशिका। जबकि दोस्तों जो लेडिंग कोशिका होती है इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। और आपको पता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसे कहा जाता है? नर हार्मोन को कहा जाता है। गाइज मैं आपका एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं। शुक्राणुओं का निर्माण किस कोशिका में होता है? तो स्पर्मेटोगोनिया कोशिका में होता है। मैं आपसे बहुत देर का कह रहा था कि शुक्राणु का निर्माण वर्षण में होता है। दोस्तों वर्षण को जब आप काटोगे तो आपको छोटी छोटी बहुत सारी नलिका दिखाई देगी। इन नलिकाओं को कहा जाता है शुक्र जनन नलिका। इस शुक्र जनन नलिकाओं में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एक पाई जाती है स्पर्मेटोगोनिया, एक पाई जाती है सर्टोली कोशिका, एक पाई जाती है लेडिंग कोशिका। तो दोस्तों शुक्राणु का निर्माण किस कोशिका में होता है? तो स्पर्मेटोगोनिया कोशिका में होता है। सर्टोली कोशिका क्या करती है? इस शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जबकि जो लेडिंग कोशिका होती है इससे एक हार्मोन का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दोस्तों इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नर हार्मोन भी कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, नर हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन हार्मोन को, ऑप्शन नंबर सी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अभी मैंने बताया था गाइज कि जो लेडिंग कोशिका होती है, इन लेडिंग कोशिकाओं से मैं लिख देता हूं, इन लेडिंग कोशिकाओं से, इस लेडिंग सेल से गाइज किसका निर्माण होता है? इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे नर हार्मोन भी कहा जाता है। जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात की जाए गाइज तो इसे मादा हार्मोन कहा जाता है। ये मादा में उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे मादा हार्मोन कहा जाता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर।
गाइज अगला क्वेश्चन है नर जनन तंत्र का मुख्य अंग है। ऑप्शन नंबर ए वर्षण, ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु, ऑप्शन नंबर सी अंडाणु, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों नर जनन तंत्र का जो मुख्य अंग होता है वो होता है वर्षण। कौन होता है दोस्तों? वर्षण होता है। इस वर्षण को ही नर जनन तंत्र का मुख्य अंग माना जाता है। जबकि जो शुक्राणु होता है, इस शुक्राणु का निर्माण वर्षण में होता है और अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में होता है और ये अंडाशय किस में पाया जाता है? ये मादा में पाया जाता है। जबकि दोस्तों वर्षण होता है ये किस में पाया जाता है? ये नर में पाया जाता है। ये नर में पाया जाता है। तो नर जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है दोस्तों? वर्षण होता है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है प्राथमिक शुक्राणुओं का परिपक्व के लिए कहाँ भेजा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अधिवर्षण में, ऑप्शन नंबर बी वर्षण में, ऑप्शन नंबर सी शुक्र वाहिकाओं में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज प्राथमिक शुक्राणुओं को परिपक्व के लिए कहाँ भेजा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिवर्षण में। कहाँ पे भेजा जाता है गाइज? अधिवर्षण में भेजा जाता है। आपको पता है जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो होता है वर्षण में। कहाँ पे होता है गाइज? वर्षण में होता है। प्राथमिक शुक्राणुओं का निर्माण वर्षण में होता है। फिर दोस्तों इस वर्षण से अधिवर्षण में भेजा जाता है इसके परिपक्व के लिए। जब दोस्तों शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं उसके बाद में शुक्र वाहिकाओं की सहायता से दोस्तों इस शुक्राणु को शुक्र वाहिकाओं की सहायता से मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। मूत्राशय मार्ग तक पहुंचाया जाता है। मूत्राशय मार्ग तक पहुंचाया जाता है इस शुक्र वाहिकाओं की सहायता से शुक्राणुओं को। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं प्राथमिक शुक्राणुओं का परिपक्व के लिए कहाँ भेजा जाता है? तो गाइज प्राथमिक शुक्राणुओं को परिपक्व के लिए भेजा जाता है अधिवर्षण के पास। आपको पता है वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जब दोस्तों वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है तो इसे परिपक्व के लिए अधिवर्षण में भेजा जाता है। और दोस्तों बाद में जब परिपक्व हो जाते हैं शुक्राणु तो उसके बाद में शुक्र वाहिकाओं की सहायता से मूत्राशय मार्ग तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? ये शुक्र वाहिकाएं करती है। किसको? शुक्राणु को। तो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है नर नसबंदी में निम्न में से किसको कट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र वाहिकाओं को, ऑप्शन नंबर बी अधिवर्षण को, ऑप्शन नंबर सी दोनों को, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो दोस्तों नर नसबंदी में शुक्र वाहिकाओं को काटा जाता है। दोस्तों शुक्र वाहिकाएं क्या करती है? अधिवर्षण में दोस्तों शुक्राणुओं का परिपक्व होता है। और दोस्तों जब दोस्तों अधिवर्षण में शुक्राणुओं का परिपक्व हो जाता है तो दोस्तों उसे मूत्र मार्ग तक लाने का कार्य कौन करती है? ये शुक्र वाहिकाएं करती है। तो दोस्तों होता है क्या? नर नसबंदी में इस शुक्र वाहिका को कट करके बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु हमारे मूत्र मार्ग तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा नर नसबंदी में निम्न में से किसको कट किया जाता है? शुक्र वाहिकाओं को किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक बता दूं नर नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टोमी। क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी कहा जाता है। नर नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी कहा जाता है। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है सीमन वीर्य में उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी म्यूकस, ऑप्शन नंबर सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। तो गाइज मैं आपको बता दूं जो सीमन होता है जिसे वीर्य भी कहा जाता है इसमें शुक्राणु भी उपस्थित होते हैं, म्यूकस भी उपस्थित होते हैं, सिट्रिक अम्ल भी उपस्थित होता है और फ्रक्टोज भी उपस्थित होता है। जब ये चारों मिल जाते हैं दोस्तों तो वीर्य का निर्माण होता है, सीमन का निर्माण होता है। इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गाइज? ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। अब बात आती है कि म्यूकस क्या करता है। अब बात आती है कि ये म्यूकस होता है ये क्या करता है? तो दोस्तों म्यूकस ये नर शुक्र जनन ग्रंथियों से निकलता है। किससे निकलता है? नर जनन जो शुक्र ग्रंथि होती है, नर जनन शुक्र ग्रंथि से यह निकलता है। नर जनन शुक्र ग्रंथि से म्यूकस निकलता है और यह एक चिपचिपा पदार्थ होता है और यह शुक्राणुओं को गति प्रदान करने का कार्य करता है। जबकि दोस्तों सिट्रिक अम्ल की बात की जाए तो सिट्रिक अम्ल निकलता है दोस्तों प्रोस्टेट ग्रंथि से। किससे निकलता है? प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है और ये सिट्रिक अम्ल क्या करता है दोस्तों? शुक्राणुओं को गति भी प्रदान कराता है और दोस्तों दिशा का ज्ञान भी करवाता है। गति और दिशा दोनों का ज्ञान कौन करवाता है दोस्तों? तो सिट्रिक अम्ल करवाता है। और सिट्रिक अम्ल किससे निकलता है? इस प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है। बात क्लियर है? अब दोस्तों ऑप्शन नंबर डी की बात कर लेता हूं, फ्रक्टोज। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि जो फ्रक्टोज होता है ये किससे निकलता है? तो एक ग्रंथि है दोस्तों बल बुलो ब्रोल।
बलबुलोब्रोल ग्रंथि है दोस्तों, इस बलबुलोब्रोल ग्रंथि से दोस्तों फ्रक्टोज का निर्माण होता है। और दोस्तों ये फ्रक्टोज क्या करता है, हमारे जो शुक्राणु होता है उस शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो दोस्तों मैं एक बार आपको फिर रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों जो वीर्य होता है, जो सीमन होता है, इस सीमन में शुक्राणु भी उपस्थित होता है, म्यूकस भी उपस्थित होता है, सेट्रिक अम्ल भी उपस्थित होता है और फ्रक्टोज भी उपस्थित होता है। ये चारों मिलकर के दोस्तों वीर्य का निर्माण करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात की जाए दोस्तों तो शुक्राणु की, तो शुक्राणु का निर्माण वर्षण में होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। म्यूकस की बात की जाए दोस्तों तो म्यूकस निकलता है नर शुक्र जनन ग्रंथियों से। और दोस्तों म्यूकस क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ है जो कि शुक्राणु को गति प्रदान करने का कार्य करता है। जबकि सेट्रिक अम्ल की बात की जाए तो सेट्रिक अम्ल प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है और ये शुक्राणु को गति व दिशा प्रदान करने का कार्य करता है। जबकि फ्रक्टोज की बात की जाए गाइस तो फ्रक्टोज क्या करता है, एक ग्रंथि होती है बलबुलोब्रोल ग्रंथि, इस ग्रंथि से दोस्तों फ्रक्टोज का निर्माण होता है और ये शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है शुक्राणुओं को किस शर्करा से ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है गाइज शुक्राणुओं को किस शर्करा से ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज से, ऑप्शन नंबर सी माल्टोज से, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज दोस्तों फ्रक्टोज जो शर्करा होती है, इस फ्रक्टोज से शुक्राणुओं को ऊर्जा मिलती है। और दोस्तों ये किससे निकलती है, बलबुलोब्रोल एक ग्रंथि होती है, इस उससे ये फ्रक्टोज का निर्माण होता है और ये फ्रक्टोज क्या करता है, इस शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो गाइज कैसी लगी आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।